हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने बुराई पर अच्छाई की जीत जो महापर्व है विजयदशमी को आप सभी ने अच्छे से सेलिब्रेट किए होंगे। तो चलिए आज हम भी एक नई शुरुआत करते हैं और जो हाल ही में त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 का जो संपन्न हुआ है ना, जिसमें कक्षा 10वीं विषय गणित का पेपर को अपन पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है बच्चों, जो बहुपद है जो पी ऑफ एक्स है, कितना दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। देखिए बच्चों, जब भी शून्यक का मतलब ये होता है कि आपको एक्स की मान पूछा जा रहा है, एक्स का मान क्या होगा पूछा जा रहा है। ठीक है, जब भी आपको शून्य ज्ञात करने पूछा जाएगा मतलब वहां पर आपको एक्स का मान ज्ञात करना है। और कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों, जो पी ऑफ एक्स है उसको आपको किसके इक्वल करना है, शून्य के इक्वल करना है। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9, शून्य इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, इस माइनस 9 को इधर पक्षांतर कर दोगे तो कितना जाएगा, प्लस का 9 बराबर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इस 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 3 का वर्ग लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, एक्स स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। जब भी हम वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, वर्ग और वर्गमूल कट गया, वर्ग और वर्गमूल कट गया, तो हमारे पास में आंसर क्या निकल के आया, प्लस माइनस 3। एक्स बराबर कितना है, प्लस माइनस 3। मतलब जो एक्स का जो मान होगा, शून्यक होगा, वो प्लस का 3 होगा और माइनस का 3 होगा। समझ में है कि नहीं है। तो हमें शून्य पूछा गया था, तो एक्स शून्य मतलब एक्स के मान, तो एक्स का मान क्या होगा बच्चों, एक तो होगा प्लस का 3 और दूसरा होगा माइनस के 3, जो कि ऑप्शन नंबर में आपके ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर कैट है ना, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। चलिए बच्चों सेकंड प्रश्न देखते हैं। सेकंड प्रश्न क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 का एक गुणनखंडन है। ठीक है, जिसमें पहला ऑप्शन दिया है x प्लस 16 एंड दूसरा ऑप्शन दिया है x माइनस 16, ऑप्शन सी दिया है x प्लस 4 एंड ऑप्शन डी दिया है x माइनस 8। अब देखिए बच्चों, हमें गुणनखंडन पूछा जा रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 16 का। ठीक है, अब इन चारों ऑप्शन में से एक आंसर आपका सही है, और कैसे निकालेंगे इसका सही आंसर, ध्यान से देखिए। क्या मैं 16 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे बच्चों, तो ये ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर दिख रहे हैं, बीच में माइनस है, माइनस है। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, है ना। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। ठीक है, एक अपना एक सर्वसमीका है। ठीक है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसी पैटर्न पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। इसको अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर है, उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। क्लियर है कि नहीं। ठीक, अब क्या करेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन इसका आंसर दे सकते हैं। मतलब जो है, जो एक्स स्क्वायर माइनस 16 है ना, इसका जो गुणनखंड होगा वो एक्स माइनस 4 भी होगा और एक्स प्लस 4 भी होगा। क्लियर है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसका सही आंसर लगा सकते हैं। जैसे कि x माइनस 4 तो किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, हाँ मतलब ऑप्शन में नहीं है, मतलब ये आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखोगे तो x प्लस 4 दिया हुआ है, तो x प्लस 4 ऑप्शन नंबर सी में है, मतलब x प्लस 4 क्या है आपका, जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। किसी भी चीज का अपन गुणनखंडन निकालना है ना, मतलब उसको दो भागों में तोड़ना है। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राशि ए तथा सी का मध्यानुपाती होगा।
ठीक है, जो A एंड C का मध्यानुपाती पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अब तीन जो संख्या होगा, मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं B, है ना, और ये C। ठीक है, A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, तीन संख्या है। ठीक है, जिसका मध्यानुपाती अपन मान लेते हैं B है। पूछा जा रहा है कि राशि A तथा C का मध्यानुपाती होगा। ठीक है, इस तरह से चार ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए बच्चों, किसी भी चीज का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। देखो, A अनुपात B और B अनुपात C। ठीक, इस तरह से अपन लिखते हैं और इसको समानुपात में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे क्या हो जाता है, ये A अनुपात B समानुपात B अनुपात C हो जाता है। क्लियर है, समानुपात में इस तरह से इसको कन्वर्ट करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, इस अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बटा होता है। ठीक है, और इस समानुपात का मतलब ये चार जो बिंदी है बच्चों, इसको मतलब होता है बराबर। ठीक है, B/C। क्लियर है। अब क्या करेंगे, इसका अपन त्रिज्या गुणा करेंगे। इसका गुणा इधर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा AC, और इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा B × B मतलब B का वर्ग। क्लियर है। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे। तो दोनों पक्षों में वर्गमूल लेंगे बच्चों, तो मैंने बताया था कि दोनों जब भी हम दोनों पक्षों में वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह लगता है। ठीक है, ये वर्ग और वर्गमूल कट गया तो हमारे पास में क्या निकल के आया, B = है ना प्लस माइनस √AC। ठीक है, मतलब आपका जो मध्यानुपाती जो होगा वो क्या होगा बच्चों, प्लस माइनस √AC होगा, जो कि ऑप्शन नंबर B में दिया हुआ है। इसका जो ऑप्शन नंबर जो B है, ऑप्शन जो B है वो करेक्ट आंसर है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। ठीक है बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, इसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, मूल बिंदु क्या होता है बच्चों। ठीक है, इसको देखो, इसको अपन x एक्सिस बोलते हैं, इसको अपन y एक्सिस बोलते हैं। इधर का प्लस x है एक्सिस है, इधर का माइनस x एक्सिस है। ठीक है, इसको या x डैश ले लो, ये y डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, जो मूल बिंदु जो किसको बोलते हैं, जहां से शुरुआत होता है। ठीक है, जहां मतलब ओरिजिन होता है, ओरिजिन। ठीक है, इसको अपन O से डिनोट करते हैं, O फॉर ओरिजिन, O फॉर ओरिजिन। ठीक है, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, शुरुआत जो होता है बच्चों, है ना, शुरुआत कहाँ से होगा, 0 से होगा, तो इसका मूल बिंदु क्या हो जाएगा, 0 0 होगा। मूल बिंदु क्या होगा, 0 0 होगा। जो पहला 0 होता है बच्चों वो x का मान होता है, और जो दूसरा 0 होगा वो y का मान होता है। कभी भी हम इंग्लिश के अल्फाबेट के हिसाब से इसको लिखा जाता है, जैसे कि पहले x आता है फिर y आता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर जितने भी निर्देश जो चार चतुर्थांश बने हैं, ठीक है, उसमें जब भी जहाँ जिस भी अंक को प्रदर्शित करने बोला जाएगा तो पहले x को पहले लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। ठीक है, अब इसको मैं जैसे इसका आंसर तो 0 0 हो जाएगा, जैसे कि इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, इसका आंसर तो अपन डी हो जाएगा। ठीक है, जो 0 और 0 दिया है, क्योंकि मूल बिंदु का मतलब ही होता है बच्चों ओरिजिन, जहां से शुरुआत हो रहा है। ठीक है, अगर दोनों का जो कटान बिंदु है x एक्सिस और y एक्सिस जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं उस बिंदु को अपन मूल बिंदु बोलेंगे, मतलब ओरिजिन, वहीं से शुरुआत हो रहा है। और शुरुआत कहाँ से होता है बच्चों, 0 0 से होता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी चीज को थोड़ा सा और आपको डिफाइन कर देता हूँ। जो यहाँ पर चार कोऑर्डिनेट होता है, चार चतुर्थांश होता है, इसको अपन प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं, इसको अपन दूसरा चतुर्थांश बोलते हैं, इसको अपन तीसरा चतुर्थांश, और इसको चतुर्थ चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, x अक्ष है ना, इसको अक्ष बोलते हैं, x अक्ष, और ये y अक्ष। ठीक है, अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो ये क्या एक संख्या रेखा ही है तो है ना, ये भी संख्या रेखा है। तो जो जो मूल बिंदु होगा, जो 0 0 से शुरुआत है ना, जो 0 0 के बाद इस साइड वाला ये क्या है, पूरा पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव नंबर है, और इस साइड क्या नेगेटिव नंबर है। ठीक है, इस साइड पॉजिटिव नंबर है और इस साइड नेगेटिव नंबर है।
क्लियर है ना। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया कि हमेशा इंग्लिश के अल्फाबेट के अनुसार लिखा जाता है, पहले एक्स को लिखा जाता है फिर वाई को लिखा जाता है। तो यहाँ पर जो अगर इस चतुर्थांश की बात करेंगे पहले वाले का, तो यहाँ पर जो एक्स का जो मान होगा वो कैसे होगा, प्लस में होगा। देखो 1 2 3 प्लस में है, ठीक है। और वाई का जो मान होगा ये भी कैसा है, प्लस में है। मतलब जो पहला चतुर्थांश में जो वैल्यू होगा, जो एक्स और वाई का मान जो होगा वो प्लस प्लस में होगा। क्लियर है। अब देखिए हम दूसरे चतुर्थांश की बात करेंगे तो पहले एक्स को पहले लिखा जाता है। तो एक्स क्या है यहाँ पर, ऋणात्मक है, ठीक है। और वाई क्या है, धनात्मक है। मतलब जो दूसरा चतुर्थांश में जो एक्स और वाई का मान होगा वो ऋणात्मक और धनात्मक होगा। मतलब एक्स का मान ऋणात्मक और वाई का मान धनात्मक होगा। तीसरा चतुर्थांश में अगर देखेंगे तो एक्स का मान पहले क्या होगा, यहाँ पर ऋणात्मक है, और वाई का मान कैसा है, ये भी ऋणात्मक है। मतलब जो तीसरा चतुर्थांश में एक्स और वाई का मान दोनों ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। चतुर्थ चतुर्थांश में अगर बात करेंगे एक्स की, तो एक्स का मान क्या है बच्चों, 1 2 3 4 है, मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस में है, ठीक है। और वाई का मान क्या होगा, -1 -2 -3 -4 इस तरह से जा रहा है, मतलब ये माइनस में हो जाएगा। मतलब जो चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वो एक्स का मान प्लस में होता है और वाई का मान क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है बच्चों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस होता है, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, तीसरा चतुर्थांश का होता है माइनस माइनस होता है, और चौथा चतुर्थांश जो होता है वो प्लस माइनस होता है। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं बच्चों, इसमें आप सबका क्वेश्चन नंबर जो है 5 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि बिंदु -1 एंड -3 निर्देशांक समतल के चतुर्थांश में होगा, है ना। मतलब किस चतुर्थांश में होगा पूछा जा रहा है। आपको -1 और -3 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है। मतलब x का मान जो है आपका -1 और y का मान जो है -3 दिया हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है बच्चों, दोनों माइनस माइनस में, मतलब वो कौन से चतुर्थांश में होगा, वो थर्ड चतुर्थांश में होगा। -1 और -3 जो है वो थर्ड चतुर्थांश में होगा। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड चतुर्थांश। ऑप्शन नंबर है आपका सी इज अ राइट आंसर। क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, किसी समांतर श्रेणी का सर्वांतर हो सकता है। देखिए बच्चों सर्वांतर मतलब क्या होता है, सर्वांतर मतलब होता है बच्चों जिसको अपन बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसको डी से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये होता है बच्चों, जो इसको निकाला कैसे जाता है, जो समांतर श्रेणी का जो दूसरा पद होगा माइनस पहला पद, समांतर श्रेणी का पहला पद, और दोनों का जो अंतर होता है उसी को सर्वांतर बोलते हैं, ठीक है। जो समांतर श्रेणी का दूसरा पद में पहला पद को घटा देंगे तो सर्वांतर निकलता है, या तीसरा पद को दूसरा पद में घटा दो, है ना, या चौथा पद को तीसरा पद में घटा दो, तो इस तरह से सर्वांतर निकाला जाता है। देखिए अब हमारे पास में पूछा जा रहा है कि क्या वो धनात्मक होगा कि ऋणात्मक होगा या शून्य होगा या तीनों होगा पूछा जा रहा है। चेक कर लेते हैं कि क्या क्या हो सकता है, सर्वांतर जो है क्या क्या हो सकता है उसको अपन चेक करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन ले लेते हैं 2 4 6, इस तरह से एक श्रेणी समांतर श्रेणी में है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सबका 2 2 है। जैसे कि इसका पहला पद ये है बच्चों 2, दूसरा पद क्या है 4, ठीक है, तीसरा पद ये 6 है, ठीक है। अगर है ना दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, है ना, दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, मतलब प्लस का 2 आया, मतलब धनात्मक होता है, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लेते हैं 5 3 1, इस तरह से चलता जाएगा। तो ये पहला पद हुआ, ये दूसरा पद हुआ, ये तीसरा पद हुआ, इस तरह से चलता जाएगा, ठीक है। अगर दूसरे पद में पहले पद को घटाते हैं, मतलब 3 में 5 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आया, माइनस का 2 आया मतलब ऋणात्मक में आ गया। मतलब प्लस में तो होता ही होता है और सर्वांतर जो है ऋणात्मक भी हो सकता है। क्लियर है। उदाहरण के लिए एक और उदाहरण ले लेते हैं 1 1 1, इस तरह से चलते जा रहे हैं। पहला पद अगर 1 है, दूसरा पद क्या है, भी 1 है, तीसरा पद क्या है, ये भी 1 है। दूसरे पद में पहले पद को घटाएंगे, मतलब 1 में 1 को घटाएंगे तो कितना आया बच्चों, 0 आया, मतलब यहाँ पर भी 0 आ रहे हैं, है ना। मतलब यहाँ पर भी कहने का मतलब ये है कि धन तो आ रहा है, ऋण भी आ रहा है और शून्य भी आ रहा है। मतलब पॉसिबिलिटी जो है ना, सर्वांतर की जो पॉसिबिलिटी है वो धनात्मक में भी उत्तर हो सकता है, ऋणात्मक में भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है।
सर्वांतर जो है तीनों हो सकता है। तो इसीलिए इसका जो आंसर जो होगा उपरोक्त तीनों होगा। जो छठवां क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, छठवां का जो आंसर होगा वो आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त तीनों होगा। आई होप कि ये बात सबको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहे हैं, 5 एवं 7 का मध्यानुपाती होगा। अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर शायद 3 है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में मध्यानुपाती पूछा गया था ए एंड सी का। तो हमने निकाले थे मध्यानुपाती, क्या निकाले थे बच्चों, बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी। एक मिनट, बच्चों, चलिए मध्यानुपाती जो होगा, हाँ मध्यानुपाती क्या निकाले थे अपन, बी इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट ए सी निकाले थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर जो 7 जो बोला जा रहा है कि 5 एंड 7 का मध्यानुपाती होगा, बोल रहे हैं 5 और 7 का मध्यानुपाती। मतलब आपको ए का मान और सी का मान तो दिया है बच्चों, मध्यानुपाती मतलब बी का मान ज्ञात करना है। डायरेक्ट इस पे मान रख दीजिए, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट 5 इंटू 7, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 5 7 जा मतलब 5 सत्ते 35, 35 प्लस माइनस रूट 35, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब ऑप्शन नंबर सी में बच्चों प्रिंट मिस्टेक है, वहाँ पर प्लस माइनस रूट 35 लिखना था, लेकिन सिर्फ रूट 35 लिखा है, जो कि थोड़ा गलत है। वो आपका आंसर ये प्लस माइनस रूट 35 होगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0 के हल हैं पूछ रहे हैं, है ना बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 7x इक्वल टू 0, ठीक है, ये एक कौन सा समीकरण है बच्चों, द्विघात समीकरण है। कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण है। यहाँ पर जब x के अधिकतम घात अगर 2 होता है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। अगर x के अधिकतम घात 2 हो तो उसको क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। तो यहाँ पर x का मान कितना होगा बच्चों, 2 निकल के आएगा। ठीक है, जो मूल ज्ञात करना है, जो हल ज्ञात करने बोला जा रहा है, मतलब आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ पर कितने हो सकता है, 2 हो सकते हैं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग बच्चों यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन और थर्ड ऑप्शन 0, पहला ऑप्शन क्या दिया 0 7 और थर्ड ऑप्शन दिया 0 और -7। ये 2 ही ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिया है। ठीक है, बाकी बी और डी में तो सिंगल ऑप्शन दिया है, तो ये तो बी और डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो इसमें से बच्चों सही आंसर क्या है, चलिए देखते हैं ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे डील करेंगे। क्वेश्चन नंबर है ये 8। सबसे पहले इन दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x कॉमन है, तो x बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया, और यहाँ पर x माइनस 7 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया, है ना। पहला x का वैल्यू तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब दूसरा x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7 को पक्षांतर करेंगे राइट हैंड साइड में तो प्लस का 7 आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि x का जो मान होगा वो 0 होगा और 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक है, इसका राइट आंसर। कई बच्चे इसमें गलती कर सकते हैं, ऑप्शन बी में 7 बस को टिक करके आ सकते हैं, है ना। तो इसका प्रॉपर वे है, घात 2 है तो घात 2 है मतलब x का आपको 2 मान निकलेंगे, है ना। और निकालने का तरीका आपको ऐसे ही निकालना है बच्चों। ठीक है, क्लियर है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पर 3 पद रहता तो उसको पूर्ण वर्ग विधि से या मध्य पद को तोड़कर हल करके अपन x का मान निकाल सकते हैं, सूत्र विधि से इसका हल x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पदों में दिया है बहुपद। ठीक है, 2 पदों में सिर्फ बहुपद बोलो या द्विघात बहुपद बोलो या द्विघात समीकरण बोलो, द्विघात समीकरण दिया क्योंकि इक्वल टू 0 है ना। तो यहाँ पर जो है
दो पद दिए हैं तो डायरेक्ट इसको अपन कॉमन लेके भी x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, समीकरण निकाय में यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो तो निकाय का हल होगा। आपको मैंने बताया था बच्चों 3 कंडीशन होता है। ठीक है, पहला है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है, अगर इस तरह से दिया है, ठीक है बच्चों, अगर इस तरह से दिया है तो इसका मतलब ये है कि जो इसका जो हल प्राप्त होगा, अगर तीनों के तीनों इक्वल है तो इसका जो हल प्राप्त होगा बच्चों वो अनेक हल प्राप्त होगा। ठीक है, क्या हल प्राप्त होगा बच्चों, अनेक हल प्राप्त होंगे। कहने का मतलब है इसका जो जियोमेट्रिकल जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बनेगा। मतलब इसका जो लाइन जो देखो, हमेशा द्विघात समीकरण में, द्विघात समीकरण का जो जियोमेट्रिकल जो ग्राफ है उसको 3 कंडीशन बनता है बच्चों, है ना। 2 समीकरण है ना, सॉरी द्विघात समीकरण नहीं बच्चों, रैखिक समीकरण की बात कर रहे थे, है ना, क्योंकि ये रैखिक समीकरण 2 चरों का रैखिक समीकरण वाला है। तो 2 रैखिक समीकरण है इसमें, है ना। तो 2 रैखिक समीकरण है तो 2 रेखा बनेगा। 2 रेखा मतलब यहाँ पर कैसे कैसे बनेगा, जैसे कि अगर वो एक लाइन है L1, ठीक है, और एक लाइन के L1 के ऊपर में ही दूसरा लाइन जा रहा है, ठीक है, L2, मतलब एक लाइन के ऊपर एक लाइन जा रहे हैं बच्चों, है ना, संपाती हो रहे हैं। तो ऐसे केसेस के लिए अनेक हल प्राप्त होता है, मतलब हर एक बिंदु को टच कर रहे हैं, बहुत सारे बिंदु को टच करते हुए जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में अनेक हल प्राप्त होते हैं और उसके लिए समीकरण मतलब जो उसका जो अनुमानित समीकरण जो होता है वो इस तरह से होता है। अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के या बराबर है c1/c2 के, तो उसके लिए हल जो प्राप्त होगा वो अनेक हल प्राप्त होगा। इसलिए इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, राइट आंसर। ठीक है, और जैसे कि दूसरा केसेस क्या होता है बच्चों, इसका दूसरा केसेस क्या होगा, है ना, दूसरा केसेस क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, दूसरा केसेस क्या होगा, जैसे कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर जो a1/a2 का जो अनुपात है वो b1/b2 के अनुपात के अगर बराबर नहीं है तो ऐसे केसेस में यूनिक हल, अद्वितीय हल प्राप्त होता है, अद्वितीय हल प्राप्त होता है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो दो जो रेखा होगा, है ना, जो दो रेखा होगा, ठीक है, वो एक दूसरे को इस तरह से, मान लो ये L1 है, ये L2 है, ठीक है, वो एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। जब एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं मतलब x और y का मान एक एक प्राप्त होगा। जब एक प्राप्त हो रहे हैं इसीलिए इसको हम अद्वितीय हल बोलेंगे। क्लियर है, आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा। तीसरा कंडीशन क्या होता है बच्चों, सॉरी तीसरा कंडीशन होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। देखो a और मतलब a1/a2 और b1/b2 दोनों तो इक्वल है, बट c1/c2 इज नॉट इक्वल है। ऐसे केसेस में बच्चों कोई हल प्राप्त नहीं होगा, ऐसे केसेस में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए जियोमेट्रिकल जो ग्राफ जो होता है वो लाइन कैसा होता है, पैरेलल लाइन हो जाता है। L1 L2 जो होगा वो समानांतर होगा एक दूसरे के, है ना, थोड़ा पैरेलल होगा। ठीक है, कैसा होगा, समानांतर होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। तो इस तरह से ये 3 कंडीशन होता है। ठीक है, आई होप कि ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बिंदु 0-5 निम्न अक्ष में है, धन x अक्ष, ऋण x अक्ष, धन y अक्ष एंड ऋण y अक्ष। ठीक है बच्चों, देखिए अभी हमने इसके कुछ ही टाइम पहले अपन अभी चतुर्थांश के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, ये इसका मूल बिंदु होता है 0 0,
इसको अपन एक्स एक्सिस, इसको एक्स है ना, इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं, इसको वाई एक्सिस बोलते हैं। ठीक है, अब इधर मैंने बताया था इधर पूरा धनात्मक धनात्मक होता है, इधर धनात्मक ऋणात्मक होता है ना। दूसरा चतुर्थांश जो है धनात्मक ऋणात्मक, पहला धनात्मक धनात्मक, तीसरा जो है ऋणात्मक ऋणात्मक होता है, और चतुर्थ चतुर्थांश जो होता है वो धनात्मक और ऋणात्मक होता है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास में सवाल ये है कि जो बिंदु है वो 0 और -5 दे दिया है। क्या दे दिया बच्चों? 0 और -5 दिया है। ठीक है, अब जो 0 और -5 जो दिया है ना, वो पूछा जा रहा है कि कौन से अक्ष पे होगा। इधर का मैंने बताया ना, ये धन x अक्ष होता है ना, ये भी धन y अक्ष, ये ऋण x अक्ष, ठीक है ना, ये ऋण y अक्ष होता है। ठीक है, y डैश ले लिया हूँ तो इसको कि y है ना, y डैश बोलो या माइनस का y बोलो। ठीक है, बस वही है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो x का जो मान है वो दे दिया है 0 और y का मान दे दिए है -5। अब x का मान 0 दे दिए है, मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 0 मतलब ये धनात्मक x है ना, धनात्मक मतलब ये धनात्मक नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पर जो जो मूल बिंदु होता है वहां से शुरू होगा, x का मान 0 है मतलब यहीं से पास होगा। ठीक है, और y का मान क्या होगा? -5 है। मान लो इधर 1 2 3 4 5 ले लेते हैं, इस तरह से -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर जो है x का मान तो 0 हो गया, मतलब यहीं पास आएगा बिंदु। ठीक है, और y का मान कितना है? -5 है, तो y का मान 5 मतलब यहाँ पर आएगा। ठीक है, मतलब जो रेखा जो बनेगा उन दोनों बिंदु अगर मैं मिलाऊंगा तो कुछ इसी रेखा पर बनेगा, इसी रेखा पर बनेगा ना, मतलब ऋणात्मक y अक्ष पर बनेगा, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऋणात्मक, है ना, ऋणात्मक y अक्ष हो जाएगा। समझ में नहीं आया? ठीक है, ऋण y अक्ष मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऋण y अक्ष मतलब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इसका आंसर ऑप्शन जो है जो आंसर जो है ऋण y अक्ष होगा, और क्योंकि -5 दिया है मतलब -5 y जो है, y का मान जो है -5 है, मतलब नीचे की ओर है, मतलब अब x का मान क्या है? 0 है, मतलब इसी लाइन पे आपको पॉइंट मिलेगा। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऋणात्मक y अक्ष हो जाएगा। आई होप कि ये सब बातें समझ में आया होगा। अगर मान लो बच्चों अगर ऐसा दिया रहता, ठीक है, 5 0 दिया रहता, ठीक है, अब 5 0 दिया रहता मतलब यहाँ पर x का मान क्या है? 5 है, और y का मान क्या है? 0 है। ठीक है, मतलब इधर ये x का मान 5 है, मतलब इस लाइन पे आएगा। मान लो यहाँ पर आया, ठीक है, x का वैल्यू कितना है? 5 आया, 1 2 3 4 5, चलो इधर यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, x का मान कितना है? 5 है, और y का मान कितना है? 0 आया। y का मान 0 मतलब यहीं पास होगा, मतलब जो यहाँ पर जो हमें जो बिंदु प्राप्त होगा कौन सी रेखा पर प्राप्त होगा? वो धन x अक्ष पर प्राप्त होगा, धन x अक्ष पर प्राप्त होगा, तो इसका उत्तर जो हो जाएगा बच्चों धन x अक्ष हो जाएगा। समझ में है ना? तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 0 है और -5 है तो ऋणात्मक y अक्ष पे होगा, और प्लस में है 5 y 0 है तो कहाँ प्राप्त होगा? धन x अक्ष पे प्राप्त होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें आपको समझ में आया होगा बच्चों। अब डिस्कस करेंगे अपन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है। रिक्त स्थानों की पूर्ति को कीजिए करके पहला क्वेश्चन दिया है। बहुपद x² + 3x + 2 में x का गुणांक है। हमें बहुपद क्या दिया है बच्चों? x² + 3x + 2 है ना, में x का गुणांक पूछा गया है। x का गुणांक, देखिए बच्चों गुणांक मतलब साफ साफ समझ में आ रहा है कि गुणा मतलब x का गुणा, x किसके साथ गुणा है बच्चों? तो देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर गुणा का चिन्ह रहता है ना। यहाँ पर भी संक्रियाएं लगा है, ये अचर राशि, ये चर राशि, और इसके बीच में जो गुणा का चिन्ह है वो संक्रियाएं हैं, है ना। इन सबसे के संयोग से तो बनता है बहुपद। ठीक है, चर राशि, अचर राशि और संक्रियाओं के
योग से बनता है बीजी व्यंजक, और उस बीजी व्यंजक को अपन बोलेंगे बहुपद। ठीक है, क्योंकि इसका घात क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक है, चलिए, और यहाँ पर पूछा जा रहा है, सीधा सीधा सवाल है कि x का गुणांक कितना है, मतलब x जो है वो उसमें गुणा किसका है। ठीक है, तो x में गुणा किसका है बच्चों, 3 का ही है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 3 होगा। ठीक है, अगर पूछ देता एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाता, एक्स स्क्वायर का गुणांक हो जाता बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब क्या है, एक है। एक को आप किसी भी चर राशि या अचर राशि के साथ गुणा करो, वो तो उतना ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब बच्चों यहाँ पर एक है, मतलब इसका उत्तर हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना हो जाएगा, 1। क्लियर है, तो हमें पूछा गया है सिंपल प्रश्न में कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 में x का गुणांक कितना है, तो उत्तर हो जाएगा बच्चों 3। आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं, वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या होती है। बच्चों बात करेंगे, ये पहला क्वेश्चन था रिक्त स्थानों का। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, बोला जा रहा है कि वर्ग समीकरण, तो बच्चों वर्ग समीकरण को ही तो अपन द्विघात समीकरण बोलते हैं। वर्ग समीकरण को अपन द्विघात समीकरण बोलते हैं, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अब सीधी से सवाल है बच्चों, पूछा जा रहा है कि इसका मूल का मतलब होता है बच्चों, मैंने कितने बार बताया, मूल बोले या हल बोले या शून्यक बोले, ठीक है, कहने का मतलब है ये जो है ये x की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये x की बात कर रहे हैं, मतलब वर्ग समीकरण में जो वर्ग समीकरण है उसमें कितने मूल होंगे, मतलब कितने x होते हैं, मतलब जो x का जो मान होगा वो कितना है पूछा जा रहा है। तो मैंने आपको साफ साफ दिख रहा है बच्चों कि x का अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 है। तो x का अधिकतम घात 2 है, मतलब x का जो मान निकल के आएगा वो 2 निकल के आएगा। ठीक है, जब हम किसी भी द्विघात समीकरण को, किसी भी वर्ग समीकरण को जब हम हल करेंगे तो उसका जो आंसर जो आएगा, जो x का जो मान आएगा वो 2 वैल्यू आएगा, है ना कुछ आएगा इसमें। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर सिंपल से इसका आंसर ये होगा कि वर्ग समीकरण के अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है, तो अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 2 होती है इसका आंसर। ठीक है, अधिकतम मूलों की संख्या कितनी होती है, 2, है ना, अधिकतम, क्योंकि x के अधिकतम घात ही कितना है, 2। तो जितने घात होंगे बच्चों उतने ही तो x का मान होगा। अगर मान लो x की घात, अगर मान लो जैसे कि मैं बोल दिया 5x प्लस 3 लिख दिया हूँ। ठीक है, अब ये कैसा समीकरण है, ये रैखिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, ये एक रैखिक समीकरण है। तो यहाँ पर x का अधिकतम घात कितना है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर सिर्फ x का मुझे एक ही मान मिलेगा। x का कितना मान मिलेगा, मुझे एक मान मिलेगा। x बराबर 1 उत्तर नहीं है, x का मान बोल रहा हूँ, एक मान मिलेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब इसका उत्तर अगर इसको मैं 0 के इक्वल करता हूँ तो x बराबर हो जाएगा -3/5, एक ही उत्तर आएगा। अगर x घात 2 है तो x का 2 मान निकलेंगे। अगर x घात 3 है मतलब त्रिघात बहुपद है ना, या त्रिघात समीकरण है। ठीक है, तो x का कितने मान निकल के आएंगे, 3 मान निकल के आएंगे। तो आई होप कि ये बातें समझ में आया होगा, गलती नहीं करेंगे आप लोग, है ना। आसान सा क्वेश्चन था, बहुत सारे बच्चे इसमें गलती कर देते हैं। तो देखा, वर्ग समीकरण में कितने मूलों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर है 2। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक का। संख्याओं 3 तथा 5 का समांतर माध्य होगा। ठीक है बच्चों, देखिए 3 तथा 7, है ना, सॉरी 3 और 5 बोला है, 5 का समांतर माध्य, देखिए बच्चों समांतर माध्य हमने पढ़े हैं कि समांतर माध्य बराबर होता है ना, जितने पदों, अब देखो बच्चों देखा जाए तो हमें यहाँ पर सिर्फ 2 पदों की बात हो रहा है, तो दोनों पदों का योग। ठीक है, जैसे अपन a प्लस बी ले लेते हैं, 2 पद हैं। ठीक है, और उन दोनों का मतलब जितने पदों को जोड़े उससे भाग दे देते हैं, मतलब 2 पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, सिंपल सा एक का इसका फॉर्मूला समझ लो, है ना। 2 पदों का योग है तो 2 पदों से ही भाग देंगे, मतलब 3 धन 5 बटे 2 कितना हो जाएगा बच्चों, 8 बटे 2, मतलब 8 बटे 2 मतलब कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8, मतलब उत्तर हो जाएगा 4। सिंपल सी बात है
3 तथा 5 का समांतर माध्य का होगा। इन 3 और 5 के मध्य में क्या आएगा बच्चों? 3 और 5 के मध्य में क्या आएगा? तो 4 ही आएगा। ठीक है ना भाई? कैसे निकालते हैं? पहला और अंतिम पदों को जोड़ दो और 2 से भाग दे दो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? 4। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। समझ में आया ना? क्योंकि 3 और 5 का समांतर माध्य पूछ रहे हैं, दोनों में समान अंतर है ना, समांतर माध्य बीच का वैल्यू क्या होगा? 3 और 5 के बीच का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। और उसको निकालने का तरीका बोलोगे तो फॉर्मूला के रूप में निकालना है, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। a+b/2 होता है। a का मान आपको 3 दे दिया है और b का मान 5 दे दिया है, दोनों को जोड़ोगे तो 8/2 आएगा, मतलब 4 इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर था। ठीक है, चलिए 4th देखते हैं। किसी यात्रा में लगने वाला समय एवं बस की चाल में खाली स्थान संबंध होता है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, आपको पता होगा चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। बस इतना ही तो लिखना था आपको। ठीक है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय, है ना। किसी यात्रा में लगने वाला समय, जो समय है, ठीक है, बस की चाल में क्या संबंध है ना। तो क्या संबंध है बच्चों? क्या संबंध है? तो चाल बराबर दूरी बट्टे समय, या फिर ऐसे लिख सकते हैं दूरी बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणित समय। ठीक है, बस यही आपका उत्तर है। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं 5वां प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि 40 लीटर का 10% कितना लीटर होगा, पूछ रहे हैं। देखिए बच्चों, आपको सबसे पहले समझते हैं, पहले ध्यान से देखिए, परसेंट का कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। 40 लीटर का 10% पूछा जा रहा है, का 10%। देखिए बच्चों, 40 लीटर बोल रहे हैं तो 40 को 40 लिखें। इस का मतलब होता है बच्चों गुणा। इस का मतलब क्या होगा? गुणा। मतलब गुणा क्या करेंगे? 10% करेंगे। ठीक है, कितना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे? परसेंट को जब भी हटाते हैं बच्चों, परसेंट को जैसे हटाएंगे बटे में क्या करेंगे? 100 कर देते हैं। ठीक है, अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो बचा क्या? 4 और 1 बचा, तो 4 एकम 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सिर्फ 4 लीटर। समझ में आया कि नहीं? 40 लीटर का 10% कितना होगा? 4 लीटर होगा। क्लियर है? जैसे कि मैं बोल दूं, है ना, 500 लीटर का 15% कितना होगा? 15% कितना होगा? तो आप क्या करेंगे बच्चों? 500 है ना, तो 500 को तो 500 ही लिखेंगे, और इस का मतलब होता है गुना, और 15 का 15 लिखेंगे। 15% है, मतलब परसेंट को जैसे ही हटाओगे तो बट्टे में क्या करेंगे? 100 करेंगे। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, बचा क्या अपने पास में? 5 गुणा 15 बचा। तो 15 का पहाड़ा 5 बार पढ़ोगे कितना आता है बच्चों? 15 कम 15, 15 30, 15 45, 15 60, 15 पंचे 75। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों 75 लीटर। तो इस तरह से प्रतिशत वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जो 1 नंबर का जो क्वेश्चन था वो यहाँ समाप्त होता है बच्चों। ठीक है, आई होप कि सारी चीज़ आपको क्लियर होगा। कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ठीक है, अब इसको सेकंड पार्ट में बच्चों हम जो 2 नंबर का जो प्रश्न है उसको सेकंड वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।